जिस एकमात्र खबर पर आप लोगों को नजर थी और शायद इस बात का इंतजार था कि वहां से आप लोगों के लिए कंसोलेशन प्राइज मिल सकता है, वहां से बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को पीछे कर दिया है। अब ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। टीएमसी को जरूर राहत की सांस मिली होगी कि यहां पर सांसें उनकी अटकी हुई थी कि नंदीग्राम में क्या होगा, नंदीग्राम की सीट पर क्या होगा। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को पीछे कर दिया है। अब ममता बनर्जी आगे हो गई हैं नंदीग्राम में। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस बीच अलग अलग पार्टियों ने जिस तरीके से टीएमसी को जीत के लिए बधाई देना शुरू कर दिया था, उस बीच टीएमसी के लिए राहत की खबर आ गई है नंदीग्राम से, क्योंकि नंदीग्राम में लगातार शुभेंदु अधिकारी ने बढ़त बनाई हुई थी और ये बढ़त अभी 9000 तक पहुंच गई थी। लेकिन अब ममता बनर्जी आगे हो गई हैं, शुभेंदु अधिकारी पीछे हो गए हैं। अब मुझे लगता है दीपक सर, ये राहत की सांस ली होगी टीएमसी ने। सांसें तो उनकी अटकी हुई थी नंदीग्राम में। जी हाँ, बिल्कुल राहत की सांस ली होगी और ये बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर ममता बनर्जी इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद अपना चुनाव हार जाती तो बड़ी दिक्कत वाली बात होती। लेकिन जैसे ही 200 का फिगर ऊपर आया था, मुझे इस बात को लेकर पूरा कॉन्फिडेंस था कि ऐसे चुनाव में ममता बनर्जी किसी भी हालत में अपनी सीट नहीं हारेंगी, क्योंकि नंदीग्राम को अगर हम बैरोमीटर माने और ये माने कि नंदीग्राम से किस तरह के और क्या परिणाम निकलते हैं, तो शुरुआत में उनका पीछे होना समझ में आता है, क्योंकि कर्मभूमि रही है शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु अधिकारी ही वहां सब कुछ मैनेज करते थे, लेकिन ममता बनर्जी का कद शुभेंदु अधिकारी से बहुत बड़ा है पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए। और एक ऐसे वक्त जब वो 207 की सीटों के साथ 292 सीटों में मेजोरिटी लेकर आ रही हैं, तो ममता बनर्जी वहां से हार जाए, ये बात बिल्कुल मुझे गलत नहीं उतर रही थी। और वैसा ही हुआ कि फाइनली शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को पीछे कर दिया है। हालांकि इलेक्शन की पोलिंग के वक्त हमने देखा था एक बड़ा तबका था जो शुभेंदु अधिकारी को वहां पर सपोर्ट कर रहा था। लेकिन मैं सीधे एक सवाल को लेकर आशु के पास जाना चाहता हूं। आशु, आपको क्या लगता है, बीजेपी को अब हार्डकोर हिंदुत्व की जगह लिबरल हिंदुत्व अपनाना चाहिए? क्या अटल बिहारी वाजपेयी की जो लाइन उन्होंने 2004 में ली थी, क्या उस लाइन पर भारतीय जनता पार्टी को वापस आना पड़ेगा कि एक लिबरल हिंदुत्व को लेकर चला जाए, इसलिए क्योंकि 100% हिंदू तो आपको वोट करता नहीं है? अब अटल बिहारी वाजपेयी का हिंदुत्व, लाल कृष्ण आडवाणी का हिंदुत्व, अब वो करेंसी खत्म हो गई है। अब जो करेंसी है वो नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की हिंदुत्व की करेंसी है, और वो करेंसी सक्सेसफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो विधानसभा के चुनाव में नहीं जीत पा रहे, उसका एक बड़ा कारण जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को और हिंदुत्व को जो स्थानीय संस्कृति है, स्थानीय परंपरा है, उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप देखें तो आरएसएस ने जिस तरीके से जो स्मॉल ट्रेडिशंस है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो छोटी छोटी जातियों के जो अपने देवता हैं, जो पुरखे हैं, उनकी पूजा करती है, उनके बारे में बातचीत करती है। तो अगर आपको पश्चिम बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है, तो आपको अपनी जो दुर्गा की संस्कृति है उससे हिंदुत्व को जोड़ना पड़ेगा, जो विवेकानंद की संस्कृति उससे अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। या जो तमिलनाडु के अंदर जो जहाँ पे के एंटी ब्राह्मण आंदोलन बड़े लंबे समय तक चलता रहा, जहाँ एंटी हिंदी सेंटिमेंट काम करता है, जहाँ एंटी हिंदू सेंटिमेंट काम करता है, तो आपको वहां के आइकॉन्स को निकाल के उसके इर्द गिर्द अपने हिंदुत्व को बनाना पड़ेगा। तो मैं ये तो नहीं मानता कि अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते में जाना पड़ेगा। हिंदुत्व तो बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है, अब उसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व पर नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन उसमें स्थानीय स्तर पर एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। स्थानीय स्तर पर एडजस्टमेंट, तो क्या एडजस्टमेंट आपको लगता है उन्होंने पश्चिम बंगाल में नहीं किया? आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं दीपक कि एक बंगाल का नेता ये कैसे कह सकता है कि दुर्गा का तो कोई अता पता नहीं, उनके माँ बाप कौन है। राम के एंसेस्ट्री तो सबको पता है। अब कोई आदमी तो वहां की संस्कृति में रचा बसा हो, वो कैसे ये बात कह सकता है? कह ही नहीं सकता। क्या जो दुर्गा आज की तारीख में और ममता ने क्या कहा? ममता ने जवाब में ये कहा कि भगवान राम भी दुर्गा की पूजा करते थे। यानी उन्होंने भगवान दुर्गा को भगवान राम से बड़ा साबित कर दिया कि जिनके बारे में आप कहते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, वो तो खुद दुर्गा जी की पूजा करते थे। अब ये हमारी संस्कृति, हमारे देवता एक दूसरे की पूजा करते हैं। शिव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और राम कृष्ण सब एक दूसरे की पूजा करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन ये कहना कि दुर्गा की कोई एंसेस्ट्री नहीं थी, उनका तो कोई पता ही नहीं आगे पीछे कौन है, तो ये कोई बंगाली कैसे कह सकता है? मतलब मैं कहूँ तो शायद समझ जाएगा कि मुझे शायद इतनी जानकारी ना हो, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कभी नहीं इस तरीके की बातें करता। अगर इस तरीके के नेता बीजेपी के पास होंगे तब तो भगवान ही मालिक है फिर तो। जी
सायरा शाह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करें, लेकिन उससे पहले आशुतोष जिन बातों का बिल्कुल, और वो बड़ा गलत बयान था और शायद उसका प्रॉपर डैमेज कंट्रोल भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई थी। राकेश, सायरा शाह का रुख करें। दीपक सर, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे थे, एक आशुतोष सवाल अब मेरी ओर से, आप जब से बंगाल चुनाव का ऐलान हुआ या उससे थोड़ा सा पहले से लगातार पिच बदले हैं, शायद ममता बनर्जी ने समझ लिया, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब ममता बनर्जी का काफिला जा रहा था, जय श्री राम का नारा लगा, वो गाड़ी से उतरती हैं और कहती हैं कि चुनाव के बाद आपको यही रहना, मैं जेल में डलवा दूंगी जो लोग इस तरीके का नारा लगाएंगे। फिर इसके बाद लगातार चुनाव के ठीक पहले वो खुद को शांडिल्य ब्राह्मण बताती हैं, उनको चंडी पाठ करना पड़ता है, उनको सप्तशती पाठ करना पड़ता है, उनको वक्त रहते इस बात का एहसास हो गया था कि अगर वो पिच नहीं बदलती हैं तो शायद हिंदू वोट पूरी तरीके से उनके हाथ से खिसक जाए। देखिए, ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, अगर आप इसको देखिए, गुजरात के चुनाव के समय से राहुल गांधी ने पहली बार मंदिर जाना शुरू किया। लोगों ने कहा देखो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे चल रहे हैं। राहुल गांधी ने अपना जनेऊ दिखाया और राहुल गांधी ने बताया कि मैं भी ब्राह्मण परिवार का हूँ। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव में हनुमान चालीसा पढ़ी, हनुमान जी के मंदिर गए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो विपक्षी दल है या जो उनके सामने वाली पार्टी है उसको वो मुस्लिम परस्त पार्टी घोषित कर दे। अगर वो मुस्लिम परस्त पार्टी घोषित करने में कामयाब होते हैं तब तो उनको कामयाबी हासिल होती है। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को मुस्लिम परस्त पार्टी से अलग हटके ये साबित करने की कोशिश की वो भी हिंदू हैं, हिंदुओं का ख्याल रखते, और यही काम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया। ममता बनर्जी ने चंडी का पाठ किया, उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण लड़की हूँ, मेरा गोत्र शांडिल्य है, यानी ब्राह्मणों में भी मैं उच्च कोटि की ब्राह्मण परिवार से मैं संबंधित हूँ। इसलिए आप लोग जो मेरे पर मुस्लिम परस्ती का आरोप लगाते हैं गलत है। मैं सारे धर्मों को मानती हूँ। तो ये जो हिंदुत्व को एक नया रूप देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी या ममता बनर्जी दे रही है, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में दिक्कत होगी। और मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ कि अगर बीजेपी कामयाब हो जाए, ममता बनर्जी को मुस्लिम परस्त पार्टी घोषित करने में, और ममता ने अगर चंडी पाठ नहीं किया होता, अपने को शांडिल्य ब्राह्मण नहीं घोषित किया होता, तो बीजेपी को और अच्छा परफॉर्मेंस होता। ठीक है सायरा शाह, क्या मान लें जिस तरीके के चुनावी नतीजे आ रहे हैं, नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी अब आगे हो गई हैं, तो ज्योति बसु जैसी कल फेस अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। देखिए, बात यह है कि ये मोदी जी जो ममता जी को चढ़ा रहे थे, दीदी ओ दीदी, ये जो है यहाँ की महिलाओं के साथ अच्छा नहीं बैठा। और एक और चीज हम लोगों को मद्देनजर रखना होगा कि मुस्लिम वोट्स कंसोलिडेट हो गए थे, यहाँ पे माइनॉरिटीज पूरी ममता जी को दी हैं, वोट दी हैं। और जो लेफ्ट और कांग्रेस ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है बंगाल में, तो इस बात की निराशा है, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण है प्रगतव रहा है, लेकिन इस टाइम वो लोग जिस तरह से केरला में जो उनको सहयोग मिला है वो नहीं मिल पाया, क्योंकि इतना बाइनरी बन गया था टीएमसी बीजेपी का, इतना पोलराइज इलेक्शन था। तो ये सारे जो वोट्स हैं प्रोग्रेसिव्स के और महिलाओं के और माइनॉरिटीज के ममता बनर्जी के हित में गए। तो उस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो खड़े हुए थे इलेक्शन के लिए संयुक्ता मोर्चा की ओर से, वो लोग नहीं जीत पाए, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे होनहार कैंडिडेट्स, पढ़े लिखे, जो लोग अपने अपने कंस्टिट्यूएंसीज में बहुत अच्छा, बहुत भागीदार माने जाते हैं, वो लोग नहीं जीत पाए। तो इस बात का बस शौक है, लेकिन इस बात की थोड़ी दिलासा है और खुशी है कि भाजपा बंगाल में नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत ही एक सांप्रदायिकता का माहौल पैदा हो रहा था। और भाजपा ने देखिए पैसा, गुंडे, मतलब पीएम साहब भी आ रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, होम मिनिस्टर साहब भी आ रही हैं, रैलियां हो रही हैं, क्या नहीं छोड़ा, एडवर्टाइजमेंट, कितने चैनल्स जो प्रो गवर्नमेंट नहीं सारा साहब, सारी पार्टियां जैसे चुनाव प्रचार कर सकती थी, जैसे जोर लगा सकती थी, उन्होंने लगाया। ओके, बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी से गई चुनाव में, टीएमसी अपनी स्ट्रेटजी से गई चुनाव में। लेफ्ट आई है, केरला में लेफ्ट आई है, और टीएमसी से भाजपा की सरकार नहीं बनी। इस बात की मुझे खुशी है। चलिए ठीक है, लेकिन आशुतोष एक सवाल, जिस तरीके से जहां पर भाजपा का एक जो एनालिसिस है, जहां पर सीधे जिन राज्यों में कांग्रेस से मुकाबला होता है वहां पर भाजपा को फायदा मिलता है, एक क्या इस पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे के बाद ये संदेश जाएगा कि भाजपा को, अब मोदी को कोई अगर रोक सकता है तो वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ऐसे में कांग्रेस और कमजोर होगी, जिन राज्यों में उसकी स्थिति थोड़ी बहुत ठीक है वहां पर भी वो सेकंड पार्टनर की भूमिका में पूरी तरीके से आ जाएगी? नहीं, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
फैलाई हुई थीसिस है। अगर आप चुनाव को देखें बड़े ध्यान से तो गोवा के अंदर चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, कांग्रेस पार्टी 17 सीट लेकर आई थी, सरकार नहीं बना पाई थी हालांकि। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से डायरेक्ट मुकाबला था और भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्य हारी थी। कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुकाबला था, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बन पाई। झारखंड के अगर और इसके साथ अगर आप हरियाणा के अंदर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी कांग्रेस पार्टी ने, हालांकि उनके यहाँ एक बहुत तोड़फोड़ अंदर अंदर चल रही थी। तो ये सही थीसिस नहीं है। हाँ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला एक बहुत मजबूत स्थानीय नेता से होता है, वहां उनको ह्यूमिलिएटिंग डिफीट मिलती है। दिल्ली के अंदर ह्यूमिलिएटिंग डिफीट मिली, आप बंगाल के अंदर देखें तरीके से खराब प्रदर्शन है उनका, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कहा जाएगा। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती है, ये सच नहीं है। ठीक है, चलिए इसी बहाने एक बार इसी बहाने एक बार फिर से दिल्ली का आपने जिक्र किया, जिसका दीपक सर जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि केजरीवाल की याद आपको आती रहती है, बार बार उनका जिक्र आप करते रहते हैं। दीपक सर, इसके बाद कोरोना को लेकर आलोचना और बढ़ेगी, क्योंकि इन नतीजों के बाद आप जिस तरीके से आखिरी के 3 दौर का आप जो जिक्र कर रहे थे, 2 प्रत्याशियों की दुखद मौत भी हो गई, मृत्यु भी हो गई। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के आलोचक बड़ी संख्या में हैं और आप बोल रहे थे आप सोशल मीडिया में मीम्स देख रहे हैं, वो मीम शुरू हो जाएंगे और कम से कम 15-20 दिन तक भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जवाब देना पड़ेगा। और जो बाइनरीज लोग बनाते हैं, जो नैरेटिव बनाते हैं, उसमें ये नैरेटिव जरूर बनेगा कि इतना कुछ किया आपने, इतनी मेहनत कर ली, कोविड को भी आपने हैंडल नहीं कर पाए, देश की हालत खराब हो गई, लेकिन उसके बाद भी बंगाल हार गए। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे नरेंद्र मोदी, अमित शाह के आलोचक हैं जो इस बात को लेकर आगे चलेंगे कि भाई इतनी मेहनत कर डाली, कोविड भी नहीं कर पाए, बैड गवर्नेंस का ठप्पा भी लगवा लिया, फिर भी बंगाल हार गए। ये कहने वालों की तादाद बहुत बढ़ेगी और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में बंगाल वो क्यों हारे और क्या राजनीतिक परिस्थितियां बनी, इस पर न केवल आत्मचिंतन करना पड़ेगा, लेकिन कोविड में हाल ही में जो गलतियां हुई है, चाहे राज्य के स्तर पर हुई है, चाहे केंद्र के स्तर पर हुई है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके साथियों को और उनको इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से ग्राउंड का रुख कर लेते हैं। तापस धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। धीरेन्द्र, बताइए कोलकाता में अपडेट क्या है? जश्न की तस्वीरें आने लगी थी, हालांकि बीच में खबर यह भी आई कि चुनाव आयोग सख्त हुआ है, उसने नोटिस भी जारी कर दिया है। हाँ, लेकिन देखिए उत्साह तो जरूर है, सब तरफ दिख भी रहा है और जीत है और इतने बड़े पॉलिटिकल जीवन की उनकी लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई थी, तो लिहाजा उनके समर्थक इतनी लंबी और हाई वोल्टेज चुनाव के बाद उनके समर्थक अलग अलग तरीके से निकल रहे हैं। हालांकि मास्क लगाएं, कहीं कहीं मास्क नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जगह मास्क है और अब वो रंग और गुलाल की तैयारी कर रहे हैं। अब ये सख्ती थोड़ा असर दिखा रही है, लेकिन नॉर्मली अगर बाकी तमाम जगह देख रहे हैं तो वो सन्नाटा है, वो सब आज चूँकि लोग सड़कों पर भी नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं, तो लिहाजा सिर्फ उस गली में जो कालीबाड़ी का हिस्सा है जहां ममता बनर्जी इस जीत के बाद उस स्क्रीन पर अपने आप को संबोधित कर सकती हैं तमाम पत्रकारों को, जहां वो है मीडिया पूरा खड़ा है, तो मुझे लगता है कि उस गली के आसपास जिस तरह का उत्साह है और उमंग है वो अलग अलग जगह बीच बीच में वो लोग आते हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी हैं, उनको मैनेज भी कर रहे हैं, उनको दौड़ा भी रहे हैं, लेकिन वो फिर भी आ रहे हैं, अलग अलग जगह से वो पहुँच रहे हैं और अपने उत्साह को दिखा रहे हैं। जी ठीक है, इस बीच शमीम अहमद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि टीएमसी के नेता हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आशुतोष, उससे पहले एक सवाल आपसे, जब नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया था आप ममता बनर्जी ने, तो उन्होंने कहा था कि अब एक नई शुरुआत तब मैं करूंगी। नंदीग्राम से उन्होंने शुरुआत भी की थी, तब शुभेंदु अधिकारी उनके सिपा सालार थे। अब एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी को हराकर उनके जरिए एक नया नैरेटिव क्या सेट हो जाएगा इन नतीजों के बाद? नहीं, देखिए नंदीग्राम में जाने का फैसला भाईका से बहुत ही बोल्ड डिसीजन था ममता बनर्जी का, क्योंकि आप एक मजबूत नेता के गढ़ में जाके चुनाव लड़ने का फैसला किया था। लेकिन अगर वो ये नहीं जाती तो उनका काडर डिमोरलाइज होता और उनको ये लगता कि तृणमूल कांग्रेस की नेत्री डर गई है शुभेंदु अधिकारी से। तो जब उन्होंने फैसला किया कि वो शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में जाके उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो काडर में बड़ी मजबूती आती इस बात को लेकर। और मैं फिर आपको अरविंद केजरीवाल को उदाहरण देता हूँ, 2013 के चुनाव में नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि मैं शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि एक ही सीट तो आम आदमी पार्टी जीत सकती, वो भी अब हारने जा रही है। लेकिन आपने देखा क्या हुआ, 25,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल जीते, क्योंकि ऐसे बोल्ड कदम से ही लीडरशिप की पहचान होती है, काडर की आस्था और निष्ठा अपने लीडर में बनती है और उसका मनोबल बढ़ता है।
लेकिन और अगर वो ऐसे बोल्ड कदम नहीं लेते हैं तो फिर लीडरशिप नहीं बनती। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने तो ये मालूम था कि नंदीग्राम की लड़ाई कमजोर को लड़ने में उनको बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने गैम्बल किया और उसका फायदा उनको पूरे चुनाव में मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो चुनाव हार भी जाएंगी तो भी ये चुनाव जो है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नाम पे लड़ा गया है, ममता बनर्जी की वजह से जीती गई। तो अगर नंदीग्राम हारे, हालांकि मुझे लगता नहीं हारेंगी, तो ये नहीं कहा जा सकता ममता बनर्जी हार गई। ठीक है, चलिए, काफी समानता दिखती है ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल में और बार बार उसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। शमीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमीम, अब तो नंदीग्राम में जो सांसें अटकी हुई थी वहां से भी ममता बनर्जी आगे हो गई होंगी, आगे हो गई है, खुशी काफी होगी। सांसें हम लोगों की कभी भी अटकी हुई नहीं थी। सांसें जिस दिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम पे ऐलान किया था कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा, उस दिन भी हमारे सांसें नहीं अटकी हुई थी। और आज भी मैं शुरू से बता रहा हूँ, तो दीपक जी मेरे से सुबह में जब बात कर रहे थे, बोले थे क्या होगा आप लोग का पोजीशन, मैं साफ साफ कहा थे 180 के ऊपर हम लोग रहेंगे, जब भी रहेंगे 180 के ऊपर रहेंगे। और जहाँ तक रहा नंदीग्राम का बात, तो दीदी का जो भी रिजल्ट आएगा आप देखिएगा, ये हम लोग आखिर तक जाते जाते दीदी वहाँ से जीत करके आएगी। हो सकता है कि जो हम 50 साल बोले थे 50 साल नहीं होकर थोड़ा सा कम हो मार्जिन, लेकिन दीदी ही जीतेगी वहाँ से, ये निश्चित है। ठीक है, फिलहाल तो आगे हो गई है ममता बनर्जी नंदीग्राम से। थोड़ी देर पहले साहब, आप छुट्टी लेके क्या खा के आए? रसगुल्ला खाया, चमचम खाई, रसमलाई खाई, क्या मिला आज आपको? ना अभी तो हम रोजे से हैं। इंशाअल्लाह अफ्तार के वक्त जब अजान होगी उसके बाद अफ्तार करेंगे और सभी कुछ रहेंगे, रसगुल्ला भी रहेंगे, रसमलाई भी रहेंगे, और प्याजू भी रहेंगे, कचौड़ी भी रहेंगे, फल फ्रूट्स भी रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा शमीम भाई। मुझे लगता है कि क्या वाकई में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बात का विश्वास था कि इस बार भी हम 200 पार करेंगे, या आपके लिए भी रिजल्ट आश्चर्यजनक वाले आए? देखिए, 200 का विश्वास तो शुरू से रहा है, क्योंकि हम लोग अपने नेत्री को फॉलो करते हैं और हमारी नेत्री स्ट्रीट फाइटर है, लोग उनको फॉलो करते हैं। उसी हिसाब से ये विश्वास था कि हम लोग को 200 को ऊपर आएंगे। लेकिन आज सुबह में जब रुझान आया, बीजेपी 121 तक पहुंची, तो थोड़ा सा मन में एक भय आया था कि हम लोग शायद 200 को टच नहीं कर पाए, लेकिन बाद में अच्छा से पिक्चर यूं ही क्लियर होते गया। अब तो निश्चित है कि हम लोग 200 को ऊपर है और सरकार हम लोग 200 को ऊपर 2/3 मेजोरिटी से बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये चर्चा आगे जारी रहेगी। और अभी थोड़ी देर पहले आप ये भी जिक्र कर रहे थे कि हम तो शुरू से कह रहे थे कि 180 के पार जाएंगे। ठीक है, चलिए, नतीजे आपके फेवर में आ रहे हैं। फिलहाल जो बड़ी खबर है, 83 बीजेपी 83 सीटों पर आगे, 206 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। ये फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, और ममता बनर्जी नंदीग्राम से आगे। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।